जीवन सिंह जी, कृपया। नमस्कार। हाँ, मंच पर उपस्थित आज के केंद्र में रहने वाले डॉक्टर DM मिश्र, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और जन चेतना और जन विवेक को समाज में प्राण की तरह फूंकने वाले कौशल किशोर जी, बहुत कम व्यक्तित्व होते हैं ऐसे जो अपने को कौशल किशोर बना लेते हैं, बहुत कम होता है। फरजाना मेहंदी जो जनसंस्कृति मंच के सचिव हैं, युवक हैं और बहुत अच्छी उर्दू में जिन्होंने यहाँ अपना आलेख, अपना कलाम पेश की, बहुत अच्छी उर्दू। मैं अभी हमारे उदयपुर में 2 और 3 फरवरी को कार्यक्रम तो पर्यावरण को लेकर था, लेकिन वो उर्दू अंजुमन तरक्की उर्दू ने वो कराया था और उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में क्या सोचा जा रहा है पर्यावरण को लेकर, ये बात थी। कराया वो अंजुमन उर्दू तरक्की ने। मैंने इतना 2 दिन तक इतनी उर्दू आज तक कभी नहीं सुनी जितनी वहाँ सुनी, 2 दिन तक। और इतना अच्छा लगा कि हम लोग अगर उर्दू ही सुनते रहें तो हो सकता है इस देश में मोहब्बत जल्दी आ जाए। हमने उर्दू को सुनना छोड़ दिया, ये बहुत बुरी बात हुई। हिंदी वाले हिंदी के होके रह गए, उर्दू वाले उर्दू के होके रह गए, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी के होके रह रहे, ये तो कोई बात है नहीं। आप ही नहीं मिलेंगे तो दुनिया कैसे मिलेगी बताइए? अगर आप नहीं मिलेंगे तो ये संसार कैसे मिलेगा? दूसरा तो नफरत ही करता है, राजनीति तो नफरत ही करती है, उसको आप मोहब्बत में नहीं ला सकते। इसलिए फरजाना मेहंदी ने जो आलेख यहाँ पढ़ा वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने DM मिश्र साहब की गज़ल में उर्दू के हिसाब से वो बातें खोजी जो दूसरे लोग भी खोजते हैं, उन्होंने अपनी भाषा में खोजी। भाई गोपाल गोयल जी, जिन्होंने पर्चा लिख के लाए, लेकिन उनमें तो वो आग मौजूद ही है। अभी होटल में हम एक साथ थे तो बात होती रही किस तरह बुंदेलखंड में वो मूवमेंट, जनवादी और प्रगतिशील मूवमेंट किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से ख़त्म हुआ। और भाई सुचित माथुर साहब जो संचालन कर रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए भाई उमेश पंकज जी, भाई सुभाष राय जी, जिन्होंने अद्भुत काम किया है 2 महाकवयित्रियों पर दक्षिण की, जिन्होंने बहुत पहले वो जोत जलाई जो हमारे यहाँ बहुत बाद में जली। 13वीं सदी की कवयित्री और उसके बाद का जो सारा दक्षिण का आंदोलन है, दरअसल उसकी बड़ी ज़रूरत है और आज और ज़्यादा ज़रूरत है। हम और इस समय की कविता से कुछ नहीं कर सकते, तो भक्ति की कविता की फिर से व्याख्या करें तो ही कुछ हो सकता है। बहरहाल जज साहब, मैडम सिंह साहब और बहुत बड़े रचनाकार, बहुत बड़े कथाकार, मैं समझता हूँ अगम बहे दरियाव की प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक सुनी। पिछले दिनों बहुत रोज़ हरीश राय जी से बात हो रही थी, खुद उपन्यासकार हैं, तो भाई मैंने बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा उपन्यास पढ़ा है, बात कर रहे थे। ऐसे से मूर्ति जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी बंधु, आशीष मौजूद हैं, अजीत प्रियदर्शी भी शायद मौजूद हैं, ये सब हमारे मित्र हैं और आप सभी। बहरहाल मुझे तीसरी बार DM मिश्र साहब ने बुलाया है, तीसरी बार। पता नहीं, मैं खुद सकचाने लग गया हूँ। जब इनका फ़ोन आता है तो मैं खुद सकचाता हूँ कि बार बार आप ऐसा मत करिए, ये मत बुलाइए कि नहीं आपको आना पड़ेगा। मेरी पत्नी बीमार थी,
मेरे को बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो जब वो ठीक हो जाएंगे तब आइए। तो फिर मुझे अब आना पड़ा। लेकिन लखनऊ आकर इसलिए अच्छा लगता है कि शायद पूरे भारतवर्ष में ये अवध और लखनऊ ऐसी जगह है जिसने बहुत लंबे समय तक प्यार का पाठ पढ़ाया है, बहुत लंबे समय तक। पूरे भारत उन्होंने भी पढ़ाया भक्ति के माध्यम से, लेकिन यहाँ सूफियों ने प्रेम के माध्यम से ही प्रेम का पाठ पढ़ाया। प्रेम के माध्यम से प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे तभी प्रेम पैदा होगा। भक्ति के माध्यम से पढ़ाएंगे तो मिथों में उलझ जाएगा आदमी। भक्ति का बड़ा खतरा होता है, भक्ति बड़ी खतरनाक होती है। भक्ति की सही तरह से व्याख्या नहीं करेंगे तो आदमी दकियानूसी हो जाएगा, अंधविश्वासी हो जाएगा, विज्ञान का विरोध करने लगेगा, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा भाग्यवादी हो जाएगा। और जो समाज भाग्यवादी हो जाता है फिर उसको जानवरों की तरह कोई भी हाँक सकता है, कोई भी आपके ऊपर बैठ जाएगा और जानवर की तरह हाँकने लगेगा, और भक्ति के माध्यम से हाँकेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। भक्ति से सब काम कर रहा है और आप हंक रहे हैं उसकी बैलगाड़ी में, और वो आपको चाबुक चला रहा है और आप कह रहे हैं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। उल्टा हो जाएगा। भक्ति बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बशर्ते उसको समझा न जाए, उसमें प्रेम जो तत्व है उसको न समझा जाए। इसलिए सूफियों का बहुत बड़ा योगदान पूरी दुनिया को है कि उन्होंने प्रेम के माध्यम से ही प्रेम को पढ़ाया। और दूसरा काम ये किया कि प्रेम में उन्होंने औरत को माध्यम बनाया, स्त्री को केंद्र में बनाया। स्त्री को केंद्र में लाने वाले पितृसत्ता वाले लोग नहीं हो सकते। सूर कोशिश करते हैं सूर, लेकिन सूर में भी पितृसत्ता फिर कायम हो जाती है, उनकी भक्ति में भी। अकेले सूफी हैं जहाँ स्त्री का बहुत बड़ा आदर है, जहाँ केंद्र में है, और वास्तव में उसके बिना प्रेम संभव भी नहीं। तो ऐसी जो जगह है वहाँ बार बार आने की इच्छा होती है, बार बार। ऐसा तो नहीं है कि, और मिश्र जी का प्रेम है, मिश्र जी का वो है कि वो सुल्तानपुर से यहाँ आकर ये बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अवध ने जहाँ भक्ति पैदा की वहाँ अवध ने विद्रोह भी पैदा किया। ये विद्रोह की जगह भी है। 1857 में यहाँ कोई कसर नहीं छोड़ी अवध ने। शायद भारतवर्ष में कोई बुंदेलखंड भी था केंद्र। राजस्थान में तो हमारे राजाओं ने घुटने टेक दिए थे। राजस्थान में तो केवल जनता ने आंदोलन किया था, कोटा में जनता ने किया। टोंक का जो नवाब था वो घुस गया भीतर महल में, कोटा का जो राजा था वो महल में घुस गया, और जनता बाहर सड़कों पर आ गई। और वहाँ सुरमल मिश्रण नाम का एक राजस्थानी कवि हुआ जिसने बहुत कोशिश की कि राजाओं को पत्र लिखे, लानत बलानत लिखी कि ये एक हो जाओ और एक होकर के लड़ो तो ये अंग्रेज अभी भाग जाएंगे। बहुत उसने, और उसने वीर सतसई नाम का ग्रंथ लिखा केवल राजाओं को जगाने के लिए कि भाई जो वीरता है तो इसको कब दिखलाओगे? कौन सा दिन आएगा जिस रोज आप ये वीरता को दिखलाओगे? केवल डींग हाँकते हो, केवल दरबारों में भाटों को और चारणों को रखते हो, और वो तुम्हारी प्रशंसा झूठी करते हैं। जब अवसर आता है तो तुम महलों में छुप जाते, किलों में छुप जाते। तो इसलिए यहाँ तो खुद बेगम हजरत महल खुद यहाँ की उन्होंने सब छोड़ दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। और पंडित सुंदरलाल ने तो भारत में अंग्रेजी राज किताब में लिखा कि विदेशी लोगों ने उस समय ये कहा कि भले से पराजय हो गई हिंदुस्तानियों की इस युद्ध में, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि हिंदुस्तान के लोग लड़ना भी जानते हैं। केवल ये पेट भर नहीं है, केवल पेट भोजन कर लिए काम नहीं करते हैं, केवल ये खाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि समय आता है कि लड़ना भी जानते हैं। ये उसका बहुत बड़ी देन है। और बुंदेलखंड और अवध ये दो ही उसके बड़े केंद्र रहे। इसलिए, और फिर एक बहुत बड़ी यहाँ की विशेषता है, मीर जैसा कवि, मीर जैसा शायर दिल्ली से यहाँ आया, और दिल्ली से आकर उसने जिस तरह कविताई की, जिस तरह एक बड़ा उन्होंने, उनमें भी सूफी रंगी है। उन्होंने गज़ल के मार्फत जो सूफियानापन है, जो ज़िंदगी में हर एक के होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसकी ज़मीन यहाँ जमाई और शायरी को एक नया रंग दिया, एक नई चीज़ दी। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए उनके ये अशार, मुझका शायर न कहो मीर की साहब मैंने,
मुझे शायर वायर मत कहो, मैं शायर हूँ। मैं क्या हूँ? दर्द व गम किए जमा तो दीवान हुआ। दर्द और गम आप जमा करेंगे तो दीवान होगा। अगर दर्द नहीं है तो गज़ल नहीं होगी। गज़ल दर्द का नाम है, पीड़ा का नाम है। इसलिए कबीर दर्द के कवि हैं। कबीर ने कहा सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। दुख दर्द ये आपने नहीं समझा तो आप कुछ नहीं हैं, फिर आप केवल पेट पूजन करने वाले व्यक्ति हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कैसे कहा होगा, मुझे समझ में नहीं आया होगा आता कि मुल्लों ने और मौलवियों ने उनको कैसे बख्श दिया, कैसे छोड़ दिया, कितना साहस किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, कि तुम कौन हो, इस्लाम को मानते हो या क्या मानते हो। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, कस का खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। कस का खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। ये आज भी हिम्मत नहीं है, आज भी नहीं कह सकते। ये बहुत बड़े साहस का काम है। और वो मीर यहाँ हुए। कहते हैं कहीं कोई कब्र उनकी है तो रेल लाइन के नीचे कहीं दब गई है, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। और बड़ी ठसक से रहने वाले लोग थे। मैं दरअसल इसलिए कहना चाहता हूँ, मिश्र जी के गज़ल में ये सब बातें प्रकारांतर से आती हैं। ये मिस्र के यहाँ ये इसलिए आती हैं कि सच जब आप कहने की बात करेंगे, सच को जब आप लाएंगे तो एक नैतिक बोध आप पैदा करेंगे व्यक्ति में। और नैतिक बोध जब मनुष्य का मर जाता है, नैतिक बोध जब खत्म हो जाता है तो फिर कुछ भी आदमी में नहीं रहता। ज़मीर का मतलब है नैतिक बोध। मनुष्य ने सभ्यता पैदा की और सभ्यता के साथ साथ एक नैतिक बोध का विकास किया। इस धरती पर हम पैदा तो हो गए, लेकिन कैसे जिंदा रहना है। हम मिलकर जिंदा रहें या नफरत करके जिंदा रहें या झगड़ करके जिंदा रहें, हम कैसे जीवित रहें। तो मैं समझता हूँ मिश्र जी की जो गज़ल है वो एक नैतिक बोध पैदा करने वाली गज़ल है। इस समय का नैतिक बोध, इस समय का नैतिक बोध बहुत तरह का होता है। एक नैतिक बोध वो होता है जो सामंतवाद ने पैदा किया था, जिसमें स्त्री और पुरुष के रिश्तों में स्त्री को घटिया बताया और पुरुष को बड़ा बताया। ये भी एक नैतिक बोध था उस जमाने में। क्यों? ये हजारों साल तक चला। हजारों साल तक लोगों ने मान लिया कि हाँ, और स्त्रियों ने मान लिया कि नहीं, हमारा स्थान तो दूसरे दर्जे का है, पुरुष का स्थान प्रथम स्थान पर है। ये नैतिक बोध मान लिया गया और अब तक भी वो माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस नैतिक बोध को साहित्य में बड़े बड़े कवियों ने रच दिया। इसी नैतिक बोध को कवियों ने रच रखा है भीतर, जो हमारे दिल में फिर आ जाता है वही। और दूसरा नैतिक बोध कि जो दलित समाज है, जो काम करने वाला समाज है, जो मेहनत करने वाला समाज है, वो भी घटिया समाज है। वो कोई बहुत अच्छा समाज नहीं है। अच्छा तो वो है जो काम नहीं करता है, जो बैठ कर के खाता है, कोई काम नहीं करता, केवल एक काम करता है कि आपस में नीचे वाले लोगों को लड़ाता है। तो ये एक नैतिक बोध सामंतवाद का है, जिसको हजारों साल से हम ढो रहे हैं, हजारों, और आज भी ढो रहे हैं। आज भी यही संकट है, आज भी यही लड़ाई है। इसलिए उस नैतिक बोध के विरुद्ध तरह तरह से डीएम मिश्र अपनी बातों को रखते हैं, तरह तरह से। एक बात नहीं है उसमें, केवल एक ये नहीं है कि वो कोई वर्ग भेद की बात वो कर रहे हैं। वर्ग भेद तो अब आया है। हमारे देश में तो लिंग भेद है, हमारे देश में जाति भेद है, हमारे देश में धर्म भेद है। कौन सा भेद नहीं है? इवन भाषा भेद है। हम भाषा पे भी लड़ मरते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, मराठी में, वो मराठी लोग हम सबको निकाल देना चाहते हैं, इनकी भाषियों को। हम तो भाषा पे भी लड़ते हैं। हम लिंग पे तो हजारों साल से लड़ रहे हैं, वो तो हम समाधान आज तक कर ही नहीं पाए हैं। और स्त्रियों ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं, हमारा दर्जा नंबर 2 है। उनमें वो आत्मगौरव का भाव पैदा हो ही नहीं पा रहा है। इसलिए ये गज़लें उस नैतिक बोध को जगाती हैं, जो नैतिक बोध इस समय का नैतिक बोध है, जो फ्यूडल नहीं है, जो सामंती नहीं है। और जिस सामंती बोध के हम लोग शिकार हैं आज भी, उस सामंती बोध से नहीं लड़ेंगे
तो हम पूंजीवादी व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। पूंजीवादी व्यवस्था ने तो हमको कहीं का छोड़ा ही नहीं है, और अब तो जहाँ वो पहुँच गई है वहाँ आप अंदाज़ा लगाइए दादागिरी पूंजी कितनी बढ़ गई है कि एक देश का जो राष्ट्रपति है, उसकी पत्नी है, वो रात में अपने घर में सोते हैं और अपनी फौज से उनको बंदी बना के उठा के ले जाता, और दुनिया में चूं भी नहीं रहेंगे, चूं भी नहीं करता कोई आदमी कि ये क्या हुआ। एक देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को सोते हुए उठा लिया और आप अपने को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं। तो ये जो सारा अनैतिकता है जो आ गई है, व्याप्त हो गई है, उसको मिश्र जी कितने तरह से कहते हैं, आप देखिए कितने तरह से कहते हैं, और परसेप्शन को बदलने की कोशिश करते हैं। परसेप्शन बन जाता है, बड़ा रूढ़ परसेप्शन बन जाता है मनुष्य का, और वो अनैतिकता को ही नैतिकता मानने लगता है। जैसे हिंदू के दिमाग में ये जमा देना कि मुसलमान खराब होता है, ये जमा देना अब आप देखने ही नहीं जा रहे हैं कि खराब होता है। जैसे जमा देना कि मेहतर गंदा होता है, जमा देना परसेप्शन, और इतना जमा देना कि वो खून का हिस्सा हो जाता है आदमी का। आदमी पढ़ लिख जाता है लेकिन सोचता नहीं है, समझता नहीं है। इसलिए भी मुझे लखनऊ की याद आती है कि इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र में और अर्थशास्त्र में 2-3 विद्वान हुए प्रोफेसर, वैसा विद्वान शायद पूरे भारतवर्ष में आज तक नहीं हुआ। धूर्जटी प्रसाद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, जिनको पीसी जोशी जो इस युग में हुए, जिन्होंने वो ये काम किया, बहुत बड़ा काम। अगर उनकी बातें मान ली गई होती उस जमाने में तो आज हमारी डेमोक्रेसी की नींव बहुत मजबूत होती, इतनी खोखली नहीं होती। क्यों? उन्होंने कहा कि आप अर्थशास्त्र पढ़ा रहे हैं, आप समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप समाजशास्त्र के साथ साथ साहित्य भी पढ़ाइए, कलाएं भी पढ़ाइए, मनुष्य के मन को बनाइए। मनुष्य का मन केवल समाजशास्त्र से नहीं बनता है, मनुष्य का मन केवल अर्थशास्त्र से नहीं बनता है। अर्थशास्त्र से एक शैतान आदमी भी बन जाता है जो वर्ग भेद को सही ठहराने लगता है, ऐसा शैतान आदमी बन जाता है। इसलिए इस घोड़े पर लगाम लगानी है तो वो लगाम केवल साहित्य लगा सकता है। वो साहित्य के बड़े जमाने, उस जमाने में बड़े पढ़ाते थे सोशियोलॉजी, पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स, लेकिन ये बराबर कह रहे थे कि सांस्कृतिक वर्चस्व जो स्थापित हो गया है, इस सांस्कृतिक वर्चस्व के विरुद्ध आप नहीं लड़ना सिखाएंगे तो अर्थशास्त्री आपको खा जाएगा एक दिन। ये अर्थशास्त्र किसी काम का नहीं छोड़ेगा। और इन डिसिप्लिनों को, विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, सोशियोलॉजी को, हिस्ट्री को, इन सब को साहित्य से संतुलित करना पड़ेगा। एक बड़ा डिसिप्लिनरी, एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाना पड़ेगा एजुकेशन में, जिसके बिना ये संभव नहीं है। तब उस समाजशास्त्र के साथ ये गज़ल भी पढ़ाई जाएगी। ये गज़ल मनुष्य के मन को, हृदय को, मस्तिष्क को नहीं, उसके मन को बदलती है, उसके हृदय को बदलती है, जिसकी ज़रूरत दिमाग से ज़्यादा होती है। हमने IIT तो खोली, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटियाँ नहीं खोली। केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट बना, केवल JNU में भी नहीं बना है। कितनी सिफारिश आप करें, वहाँ भी ऐसा नहीं बना है। ये जब तक नहीं संभव नहीं होगा, साहित्य की दुनिया से कितने लोग जुड़ते हैं, कितने से लोग आते हैं, लाखों करोड़ों लोग एक शहर में रह रहे हैं, लेकिन वही 10-20-25। ये क्या है? गज़ल, उनको गज़ल, कविता, शायरी, उपन्यास, कहानियाँ ये फिक्शन लगते हैं, फिजूल की चीज़ लगती हैं। ये फिजूल की चीज़ नहीं है। ये फिजूल की चीज़ इनको मानेंगे तो डेमोक्रेसी संकट में आ जाएगी, जैसे दुनिया में आई हुई है इस समय, हमारे ही देश में, दुनिया में आई हुई है। अमेरिका लोकतंत्र को खत्म करने वाले देशों में हो गया है, और UNO नाम की संस्था चुप, डर के मारे। UNO में एक पंक्ति कोई नहीं कह रहा है कि भाई उसको क्यों तो आपने बंदी बना रखा है, कोई भी कहीं किसी को उठा ले जाएगा ताकतवर। इसका मैसेज ये है पूरी दुनिया को कि कोई भी आएगा और ताकतवर को उठा कर ले जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि एक बड़ा देश ले गया है। इसलिए उस नैतिक बोध को ये इसके अशार, इस गज़ल के तरह तरह से जगाते हैं। ये केवल वही अर्थ नहीं है इन अशारों का जो अर्थ
हम इनका ऊपरी तौर पर लगा लेते हैं, पहली सतह पर लगा लेते हैं कि इसका अर्थ ये है सच कहना यूँ अंगारों पर चलना होता है। ये सच का मतलब वो सच नहीं है, सच का मतलब यह निकला झूठ, कि आपके समय में झूठ बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसका अर्थ ये है आप जिस समय में रह रहे हैं उस समय में लोग इतना झूठ बोल रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ खुल गई हैं और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियाँ सिवाय झूठ परोसने के कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि सच कहना अंगारों पर चलना होता है। अंगारों पर चलना कोई आसान काम नहीं। हालांकि हमारे यहाँ ब्रज में अंगारों पर चलता है इन दिनों होली के अवसर पर। हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं कई जहाँ पंडे दिखाते हैं, हालांकि पैरों के नीचे कुछ लगा लेते हैं केमिकल, आग जला लेते हैं यूँ, और वो पंडा इधर खड़ा होता है और उसमें पैदल पैरों से निकल जाता है उस साइड। उसको देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। वो भी चलता है, इस तरह भी है, लेकिन वो तो एक मिथ है और छद्म है। अंगारों पर चलना बहुत बड़ा एक प्रतीक है। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए, हम कोई तैयार नहीं होते कि हम अंगारों पर चलेंगे, हम तो नहीं चलेंगे। इसलिए हम ये कर लेते हैं कि सच को छोड़ दो बोलना और चुप हो जाओ, सच की तरफ जाओ ही मत, सच को देखो ही नहीं। और ये आज की समस्या नहीं है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। दुष्यंत ने भी लिखा था, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद खोले हुए। कुरान पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवत हो रहा है, औरतें रोज़ सुनने जाती। मतलब कौन सा ऐसी जगह है जहाँ भागवत नहीं हो रहा है? कौन सा? गांव गांव में होने लग गया आप तो भागवत, और लेना कुछ नहीं देना नहीं। वहाँ भी विवेक नहीं, वहाँ भी ये विवेक नहीं कि इस भागवत में राधा है ही नहीं, कि राधा रसियाओं में क्यों आ जाती है। पूरी भागवत में कहीं राधा नाम का कोई पात्र नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, लेकिन जो भागवत बस्ती है उसमें राधा ही राधा है, राधा कृष्ण की लीलाएं। कोई सोचने को, पढ़ने को, लिखने को तैयार नहीं है। जो कथावाचक जैसे कह देता है वैसे सुनने लगता है। इसलिए गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरान और उपनिषद खोले हुए। दोनों को किया। कबीर जैसा ही शेर वो है ये दोहा, जो कबीर दोहे में बात कहते हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से आती है। यही बात DM मिश्र साहब कैसे कैसे कहते हैं और कोशिश करते हैं कि नैतिक बोध कैसे मैं पैदा करूं। सबसे बड़ा अनैतिक ये होता है कि हम गैर बराबरी में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी अनैतिकता आदमी की ये है। हमारे रोजाना के आचरण में हम गैर बराबरी को रेखांकित करते रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि गैर बराबरी खत्म होनी चाहिए, क्यों? परिवार में मौजूद है, पति पत्नी के भीतर मौजूद है, लड़की और लड़के के भीतर मौजूद है, वो दोनों में मौजूद है। परिवार में ही जब गैर बराबरी है, और गैर बराबरी का मतलब है अलोकतांत्रिकता। लोकतंत्र नहीं है परिवार में। परिवार में लोकतंत्र नहीं है तो देश में कैसे होगा? परिवार में तो चलेगी तानाशाही, परिवार में चलेगी गैर बराबरी, और हम अखबारों में लिखेंगे, पत्रिकाओं में लिखेंगे, और उनमें लिखेंगे कि बराबरी बराबरी, ऐसे। ये अनैतिकता, ये बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी, आज़ादी। बड़ा लड़का बड़े आदमी के सामने परिवार में छोटे को डांट दिया जाता है, चुप रह, तू क्या जानता है। बड़ा आदमी डांट देता है जब वो कुछ कहता है, जब आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि पापा जी आप झूठ क्यों बोलते हो, ये अगर कहता है तो कहते चुप रह, तू क्या जानता है। ये जो पराधीनता है, पराधीनता का बोध कराते रहना आदमी को निरंतर, ये जो सारा हमारे परिवारों में, इसलिए इन गजलों, इनमें देखिए आप, एक बहुत बड़ा सूत्र है इन गजलों में, परिवार बहुत आता है। और ये आता है पिता कुछ चाहता है और बेटा कुछ कर देता है, ये बार बार आता है। कई अशार हैं इसमें, कम से कम 10-15 मैंने देखे कि ऐसे अशार मौजूद हैं जहाँ परिवार का कष्ट है। हम सब पर लिखते हैं, खुद पर कुछ नहीं लिखते। सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, खुद को ठीक करना नहीं चाहते। हमारा क्षेत्र पूरा है, पूरी दुनिया है, लेकिन हम खुद नहीं है, हमारा अपना परिवार नहीं है। मिश्र जी ने अपने परिवार पर लिखा है,
मैं कहता हूँ अगर उनका बेटा ढंग से शेर को पढ़ ले तो कहे पापा जी आप हमारे बारे में लिख रहे हैं, ये गज़ल आपने क्या लिख दी, ये शेर क्या लिख दिया, ये तो हमारे बारे में ही आपने लिख दिया है। क्योंकि इसमें वो समय नहीं है उतना, मैंने एक एक गज़ल पढ़ी और बाहर वालों से अब खतरा नहीं रहा। आपसे खतरा नहीं है मिश्र जी को, घर वालों का मगर भरोसा नहीं रहा। ये क्या है आप बताइए? ये कोई केवल प्रतिरोध नहीं है, केवल बाहरी नहीं है, वर्ग संघर्ष नहीं है, केवल ये खुद से संघर्ष है, अपने से संघर्ष है। और जो लोग मुक्तिबोध अपने से संघर्ष की बात करते थे हमेशा, आत्मसंघर्ष, अगर आपने आत्मसंघर्ष नहीं किया है यानी अपने को नहीं बदला है, आप दलित विरोधी हैं और दलित के पक्ष में गजल लिखते हैं, जिंदगी में दलित विरोधी हैं, उस मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं जो समाज में गैर बराबरी को लाती है, जिसने हजारों सालों से गैर बराबरी को बनाए रखा है। तो ये कैसे संभव है? आप देखिए और देखिए, ये अकेले डीएम मिश्र में है, मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा ऐसा लिखता है। इस समय गजल जो लिख रहा है वो ऐसे नहीं लिख रहा है जैसे डीएम मिश्र लिख रहे हैं। पूरा घर मेरा बनवाया, देखिए, पूरा घर मेरा बनवाया, इसी में अब मेरी खातिर एक भी कमरा नहीं रहा। पूरा घर मेरा बनवाया, इसी में अब मेरी खातिर एक भी कमरा नहीं रहा। एक तो इसलिए करना पड़ा कि वो बहर बिगड़ रही थी। चुप हो जाना ही बेहतर जब पुत्र कहे, ये डायरेक्ट ही कहने लगे, और हम सबके पुत्रों भी ऐसे ही हैं। चुप हो जाना ही बेहतर जब पुत्र कहे, पापा जी अब मैं भी बच्चा नहीं रहा। अंदाजा लगाइए, काफिया उर्दू में काफिया तुक नहीं होती है। ये डीएम मिश्र से कोई जाने काफिया क्या होता है। वो गज़ल लिखने वालों को काफिया की ट्रेनिंग भी देते हैं। उर्दू में काफिया बहुत विचित्र चीज़ है। मैं पहले ये समझता था कि काफिया तो तुक है केवल, और क्या है तुक मिलाना, तुक नहीं है काफिया, बहुत अलग तरह की चीज़ है। अन्यथा भरोसा, कमरा, बच्चा, ये तुक तो नहीं मिल रही है यहाँ, काफिया मिल रहा है। काफिया तो मिल रहा है लेकिन तुक नहीं मिल रही है, भरोसा की तुक नहीं है। खतरा, ऊपर जो मतला वाला शेर है, उस मतले वाले शेर में पहले मिसरे में खतरा है और दूसरे मिसरे में भरोसा है। ये उर्दू में ही हो सकता है, ये गज़ल में ही हो सकता है, ये बारीकी। क्योंकि ये गज़ल में जब आप लाएंगे तो आप उस सिकुड़े हुए मैदान को थोड़ा बड़ा बना लेंगे। छंद में चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, अर्थ का विस्तार व्यक्ति नहीं कर पाता। इसलिए ये मुझे लगा कि रदीफ और काफिया, और दूसरे क्या है, रदीफ से मालूम पड़ जाता है कि आप किस समय की गज़ल कह रहे हैं। मिश्र जी के जो रदीफ हैं, उन रदीफ़ों का ही अगर हम अध्ययन करें तो उन रदीफ़ों से मालूम हो जाएगा मिश्र जी अपने रदीफ़ों का आविष्कार खुद करते हैं। वो किसी से प्रचलित रदीफ लेते नहीं कि इसमें लिख रहा है तो उसी ज़मीन पे मैं भी लिख दूँ, ऐसा नहीं। वो काम वाली पे लिखेंगे तो काम वाली ही रदीफ बना लेंगे। वो बुलडोजर जब चलने लगे तो वही रदीफ निकाल लेंगे। अपने समय से जोड़ने का प्रयत्न करना, अपने परिवार से जोड़ने का प्रयत्न करना, इससे, और उन मूल्यों को, उन नैतिक मूल्यों को जगह देना जिन नैतिक मूल्यों की पहले भी ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। पहले इसलिए नहीं थे कि बादशाहों के राज में रहते थे, राजाओं के राज में रहते थे, अंग्रेजी राज में रहते थे, इसलिए वो फ्यूडल स्टेट थी। अब लोकतंत्र की स्टेट है। लोकतंत्र की स्टेट में लोकतांत्रिक तरीके की गज़ल होनी चाहिए। दुष्यंत की यही विशेषता है कि उन्होंने अपने गज़ल को लोकतंत्र की गज़ल बनाया और तानाशाही के विरुद्ध उस लोकतंत्र की गज़ल को लेकर खड़े हो गए। और देखिए, मैं एक ही गज़ल सुना रहा हूँ इनकी, अपने ही अपने होते हैं सुना तो था, अपने ही अपने होते हैं। आप बदल दिया इस सबको। ये अनैतिकता है कि आप ये कहावत कहते रहते सब अपने तो अपने होते ना। अशार शेर में कहते हैं, अपने तो अपने ही अपने होते हैं सुना तो था, मेरा मगर तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। मेरा मगर तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, बाहर वालों से खतरा नहीं रहा,
घर वालों को मगर भरोसा नहीं रहा। ये कार्ल मार्क्स ने जो कहा, एलिनिएशन हो जाएगा पूंजीवादी समाज में। जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ेगी, जैसे जैसे अतिरिक्त पूंजी लोगों की जेब में आएगी, वैसे वैसे वो अपने साथ में एलिनिएशन लेके आएगी, अपने साथ में अलगाव लेके आएगी। ये आप ये कहते हैं साहब समय बहुत बदल गया, पहले ऐसे रहते थे। अरे समय बदल गया, उत्पादन के साधन भी तो बदल गए। जब उत्पादन के साधन बदल गए तो संबंध कैसे नहीं बदलेंगे? ये कैसे संभव है? उत्पादन के साधन तो आप बदल दें और संबंधों को कहें तुम वहीं रहो, तुम फ्यूडली रहो, ऐसे नहीं होता। फिर लोकतंत्र कभी आएगा ही नहीं दुनिया में। ये सच्ची लड़ाई, ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, ये गज़ल की लड़ाई नहीं है। ये उस रियल लोकतंत्र की लड़ाई है जो समाज में समानता और स्वतंत्रता, आज़ादी, सच्ची आज़ादी, कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं है। किसी गरीब आदमी को, किसी कमज़ोर आदमी को दुनिया में कहीं कोई आज़ादी नहीं है, कहीं कोई न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं है। कितने ही न्यायालय क्यों नहीं खुल गए हों, कहीं न्याय नहीं। ये लड़ाई न्याय की है। इसलिए धन के पीछे ऐसे सब पड़ गए कि बस, ये कहते हैं उस बात को, पूंजीवादी जो सिस्टम है, धन के पीछे ऐसे सब पड़ गए कि बस कोई भी रिश्ता अब अपना नहीं रहा। ये समझते हैं, ये समझना चाहिए। बहुत सादगी से अपनी बात को कह दिया। एक समंदर लहराता था कभी जहां, क्या दुर्दिन आया एक कतरा नहीं रहा। इस तरह चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं, इस तरह चीज़ें समाप्त होती जाती हैं। तो ये बहुत जब गहरे भीतर तक आप महसूस करते हैं, जिस समय में रहते हैं, उस समय रिश्तों को आप कहाँ तक ले जाते हैं, रिश्तों को कैसे महसूस करते हैं, और बाप बेटे के रिश्ते को क्या मानते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को क्या मानते हैं। तो मैं समझता हूँ आप दूसरे तरह की गज़ल लिखते हैं, और वैसी गज़ल लिखते हैं जैसी गज़ल मिस्र जी ने लिखी। और एक एक मिसरा देखिए कि गज़ल का, रात है पूस की और कपड़े नहीं, ये एक मिसरा है इनका। रात है पूस की और कपड़े नहीं। और मिसरा देखिए, जिसको भी देखिए परेशान नजर आता है। विकास की कहानी का क्या मतलब है? अगर विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, ये सब हुआ है, पैसा भी इकट्ठा हुआ है, हजारों करोड़ लोगों की जेब में ये आया है लोग को, तो ये क्या है? जिसको भी देखिए परेशान नजर आता है। ऐसा क्यों हुआ है? ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है उस सभ्यता पर। एक ही मिसरा। अब परेशान नजर क्यों आते हैं? प्रसन्न नजर क्यों नहीं आते? खुश नजर क्यों नहीं आते? जब सब कुछ हो रहा है और शहर ये जले तो जले, लोग चुप हैं। कोई उठाए मादुरो को, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को, लोग चुप हैं, कुछ भी करो, हमें क्या लेने देना है। उठा ले गया होगा, जिस रोज हमको उठा के ले जाएगा तब हम रोने लगेंगे कि साहब देखिए कितना अत्याचार हो रहा है समाज में। तो ये एक एक पंक्ति से वो अर्थ निकलता है, ध्वनि। सच्चाई की सिर्फ वकालत करता हूँ, बस मानता नहीं हूँ। सच्चाई को मैं मानता हूँ, उन्हें मानने की कोशिश करता हूँ, सच्चाई की सिर्फ वकालत करता हूँ। आत्म व्यंग, अपने पर व्यंग, नफरती इंसान से न। वो तो उन्होंने पढ़ाई था, क्या 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 नहीं बाजार में इस बार बिक गया, सस्ते में मेरी कौम का सरदार बिक गया। और देखिए शब्द का प्रयोग, देखिए कम ज़र्फ शब्द का प्रयोग, कम ज़र्फ, यही शब्द हो सकता था, दूसरा नहीं हो सकता था। यहाँ हिंदी का शब्द नहीं कोई फिट बैठता है। उनको उर्दू का भी ज्ञान है, उन शब्दों का, जो बहर को भी सही साधे रखता है और अर्थ को घनीभूत करता है, इंटेंसिविटी उसमें पैदा करता है। डंका हमारे मुल्क का बजता था विश्व में, डंका हमारे मुल्क का बजता था विश्व में, कम ज़र्फ हुकूमत ने क्या से क्या बना दिया। कम ज़र्फ हुकूमत ने क्या से क्या बना दिया। इतना बड़ा व्यंग उस पर है। और बहुत 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 दरअसल बहुत गांधीगिरी के तरीके से व्यंग करते हैं मिश्र जी। हिटलर की तरह से नहीं करते, गांधी जी की तरह से। जैसे कोई गांधी जी लिख का मन में भीतर आ गया हो और वो चीज़ों को कहलवा रहा हो। ये जो इनके मन का
पक्ष है वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है, और इन गज़लों की बहुत खासियत, बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने कोशिश भी की है, सादगी से लिखते हैं, बहुत सादगी से। अंदाज उस तरह पैदा नहीं करते अपने आप, सादगी से अंदाज पैदा हो जाए तो हो जाए। और पहले जो गज़ल इन्होंने शुरू लिखते, पहले तो बिंबों से लाते थे, बिंबों से चीज़ों को रखते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने चीज़ों को खोल खोल करके रखने की कोशिश की। मुझे मेरी सलाह है कि बिंब वाली जो इनकी शैली है उसको छोड़े नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना वो, उसमें क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा लगती है, सपाट में क्रिएटिविटी कुछ कम हो जाती है। सपाट ज़रूरी है, लेकिन सपाटता, आप देखें संगीत जब गाता है आदमी, सुर लगाता है तो उसके सपाटपन को ही दूर करता है। संगीतकार जो लाइट म्यूजिक है वो तो कंपैरेटिवली सपाट होता है, लेकिन लाइट म्यूजिक में भी सुरों को मिलाकर संगीतकार एक ऐसी चीज़ पैदा करता है को जो दूसरा नहीं पैदा कर सकता, तभी संगीत है। अगर आपने वही गा दिया जो किशोर कुमार ने गाया या मोहम्मद रफ़ी ने गाया तो फिर मोहम्मद रफ़ी को ही मानेंगे, आपको क्यों मानेंगे? इसलिए गज़ल में भी आप को एक रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इसमें वो गज़लें ज़्यादा हैं जिनमें बिंब कम हुए हैं, और आईना दर आईना में, या लेकिन ये सवाल टेढ़ा है, और वो कौन सा उसमें भी मैं आया था, वो पता ढूंढे हमारा, हाँ उसमें भी मैं आया था, वहीं से शुरुआत हुई थी फ़ोन पर, वो पता ढूंढे हमारा। और ढूंढे शब्द में आपने पूछा था शायद कि नुक्ता इसमें नीचे लगाएं कि नहीं लगाएं फ़ोन पर, तो वो दरअसल उससे उनमें जो बिंबात्मकता थी उसको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वो नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए आप देख लीजिए जो गांव के शेर इन्होंने लिखे, पुराने व्यंग्य वाले ही लिखे, और व्यंग्य के साथ साथ जो क्रिएटिविटी उनमें थी, जो गांव की क्रिएटिविटी है, मेहनत करने वाले लोगों की, धान कमाने वाले लोगों की, उसमें खूबसूरती केवल शब्दों की नहीं है बल्कि धान कमाने वाली महिला की भी है, उसका सौंदर्य भी उसमें सामने आता है। तो उस क्रिएटिविटी को छोड़ें नहीं, उसको बनाए रखें और घनीभूत करें, और इस फ्लैटनेस को भी बनाए रखें जहाँ ज़रूरी है। जैसे मैंने वो गज़ल सुनाई बाप बेटे वाली, वो अब अन्यथा आप देखिए कैसे सादगी का जो सौंदर्य वो कैसे आ जाता है, जिसमें बिंब भी। औकात क्या उस सूट की धोती के सामने, औकात क्या उस सूट की धोती के सामने, गांधी को फकीरी ने फरिश्ता बना दिया। ये इस तरह से चीज़ को सादगी, ये यहाँ बिंब भी है, यहाँ व्यंग्य भी है, यहाँ प्रवाह भी है भाषा में। क्यों काफिया, कई बार आप काफिया को जब तुक नहीं रहती है तो काफिया प्रवाह को में बाधा पैदा करता है, उसकी लय में बाधा पैदा करता है। संगीतकार तो उसमें लय भर देगा, लेकिन गज़ल केवल संगीत नहीं होती, गज़ल पाठ्य भी होती है, उसको पढ़ता भी है आदमी, सुनता भी है। पहले पुराने ज़माने में चीज़ों को सुना ही सुना जाता था तो अच्छी लगती थी, अब गज़ल के कई रूप हैं, वो पाठ्य भी है, श्रव्य भी है, उसमें एक नाटक भी है। गज़ल का पूरा शेर एक नाटक की तरह होता है, जैसे ड्रामा है। इसलिए भाषणों में सबसे ज़्यादा लोग गज़ल के शेरों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो नाटकीयता पैदा कर देता है भाषण में। जिसको शेर कम याद हैं उसका भाषण फिर सूखा होता है, नीरस होता है। इसलिए औकात क्या उस सूट की धोती के सामने, अपना ही समय आ गया ना सामने, इसी समय का शेर ये हो सकता था, जैसे इसी समय का ये शेर हो सकता था, इसी समय का, पहले नहीं होता। सूट जब आज पहनेगा नहीं कोई तो ये शेर कैसे अच्छा लगेगा? ये शेर तब लगेगा पहले कोई सूट पहने, तब ये कहा जाए। जैसे जावेद अख्तर कहते हैं कि गालिब हिंदुस्तान में ही हो सकता था और कहीं नहीं होता, गालिब यही हो सकता था। क्यों? कि जो उनका शेर है ना कि इसमें ये खाक हो गया होगा सारा, वो बताते हैं जो ये सारा जल गया होगा, तो वो कहते हैं भैया ये जनता तो हिंदुस्तान नहीं है। तो ये शेर हो सकता था, औकात क्या उस सूट की धोती के सामने, गांधी को फकीरी ने फरिश्ता बना दिया। अब अंदाज़ा लगाइए, फकीरी और फरिश्ता न होते तो इस अशार में, इस शेर में क्या होता?
फकीरी फरिश्ता नहीं होते तो न तो लय बनती, न सही तरीके से काफिये का निर्वाह होता, और कंटेंट भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त आया, बड़ा कंटेंट, और बिना व्यंग किए बहुत बड़ा व्यंग आ गया। साहित्यकार का अर्थ मन में तो होगा कि मैं व्यंग करूं, लेकिन वो हो गया फिर, और इतना अच्छी तरह हो गया। इसलिए मिश्र जी बहुत आगे जाएंगे, और मिश्र जी की जो कला है गज़ल की, वो मैं समझता हूँ बहुत अलग तरह की कला है। ये कोई एक ही तरह का ये प्रयोग नहीं करते हैं। मेरा बस केवल उनसे निवेदन ये है कि अपनी बिंबात्मकता को बनाए रखें। एक बात बस आखिर में कह के मैं अपना समाप्त करता हूँ। मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमारी भूमिका क्या है, हम लोगों की भूमिका क्या है इस समय में, एक साहित्यकार की भूमिका क्या है, एक पत्रकार की भूमिका क्या है, एक अच्छे वकील की भूमिका क्या है, एक अच्छे जज की भूमिका क्या है। ये सारे लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं दुनिया में, लेकिन पब्लिक इंटेलेक्चुअल होने का काम नहीं करते। पब्लिक इंटेलेक्चुअल तो होते हैं, साहित्यकार भी पब्लिक इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन कवि सम्मेलनों में जाकर जब उसका कविता करना धंधा हो जाता है तो वो जनता को वही सुनाता है जो जनता सुनना चाह रही है। यानी हिंदू मुसलमान की लड़ाई सुनना चाहती है तो ज़्यादातर शायर और कवि आपको देख लेंगे, वो बड़े बड़े पैसे लेने वाले हिंदू मुसलमान की लड़ाई सुना रहे हैं, वही सुना रहे हैं। वो राणा प्रताप की लड़ाई को, जो बिल्कुल हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, उस लड़ाई में बदल देते हैं। वो शिवाजी की बिल्कुल हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, उस इतिहास को रौंद रांद करके इधर उधर करके उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में बदल देते हैं। इसलिए दो तरह के इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, एक वो जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और एक वो जो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। परंपरा से जो आ रहा है उसको बताते रहें, उसमें बिल्कुल फेरबदल न करना, उसमें कहीं इधर उधर की कोई ऐसी बात न करना। तो ये जो हमारी भूमिका है, एक शायर की भूमिका है, मैं इसलिए